बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉक एट 7 के साथ मैं हूं एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम जिक्र करेंगे कि NA-75 डिस्का का जो ज़िमनी इंतखाब था जो कि ख़ासा मुतनाज़ा हो गया था, वहाँ पर होने वाले चंद वाक़यात के बायस आज इलेक्शन कमीशन ने उस पर फैसला दे दिया है और पूरे इंतखाब को कलअदम करार दे दिया गया है। और इसके अलावा दीगर अहकामात भी जारी किए गए हैं जिसमें कुछ ज़िम्मेदारान के हवाले से मुअत्तलियाँ शामिल हैं। इसका जिक्र करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि सेनेट इंतखाबात के हवाले से पंजाब में अपोजिशन के राब्ते जो हैं वो जारी हैं और आज मरीम नवाज़, बिलावल भुट्टो ज़रदारी और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने मुश्तरका मीडिया से गुफ्तगू भी की है मुश्तरका तौर पर, और कुछ अंदरूनी कहानियाँ भी हैं इस हवाले से, कुछ राब्तों के हवाले से उसका भी जिक्र करेंगे। और साथ साथ हम ये बात करेंगे कि हाइब्रिड जंग का चूँकि खासा तज़किरा रहता है, इंटरनेशनल सतह पर इसकी बड़ी गुफ्तगू जारी है, बड़ी हॉट डिबेट का ये हिस्सा है। और पाकिस्तान ने भी 2020 में कुछ कवानीन इस हवाले से मुतारिफ़ करवाए थे, तो उस कवानीन के इत्तलाक़ से कुछ खदशात कुछ तबकात के जहनों में पैदा हुए हैं और उन्होंने उन खदशात का और तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया है। तो उसका भी जिक्र करेंगे कि क्या खदशात हो सकते हैं और फिर इन कवानीन जो लागू किए गए हैं उनका क्या फ़ायदा नुकसान हो सकता है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि एक हमने प्रोग्राम किया था नेशनल हाईवे अथॉरिटी के हवाले से जिसमें करप्शन की एक अंदरूनी स्टोरी हम सामने लाए थे, उसको बेनकाब किया था। उस हवाले से एक और पेशरफ्त हुई है, उसको भी आज प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। और इसके साथ साथ आज ISPR की जानब से बताया गया कि DGMOs पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो हॉटलाइन पर रब्ता हुआ है, जो कि रूटीन का हिस्सा है मगर हालिया हालात के तनाजुर में बहुत अहम है, उसका भी जिक्र करेंगे। सज्जाद तरीन साहब, सबसे पहले तो ये डिस्का इंतखाबात रोज़ाना डिस्कस होते रहे जब से इंतखाब हुए, फायरिंग वाक़यात, वहाँ पे जो बेज़ाब्तगियाँ हुई और फिर धुंध का बड़ा जिक्र रहा। धुंध इन इंतखाबात के बाद एक सियासी इस्तिलाह के तौर पर भी सामने आई है। आज इलेक्शन कमीशन ने पूरे हल्के के इंतखाब को कलअदम करार देकर मुस्लिम लीग नून के मौक़िफ़ की फ़तह जो है वो उस शक्ल में सामने आई है और आज उस पर गुफ्तगू भी की गई है। आप कैसे देखते हैं, अब क्या असरात होंगे इसके? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि जलाल सुल्तान सिकंदर साहब जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं, मैं समझता हूँ कि मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ और वो एक बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं, चीज़ों को बहुत समझने वाले और दबंग अफसर हैं। वो घबराने वाले आदमी नहीं है, पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक काम करने वाले आदमी हैं। वो DMG अफसर रहे हैं, सेक्रेटरी रेलवे रहे हैं, वो CDA में भी रहे हैं और मुख्तलिफ DG इमिग्रेशन पासपोर्ट रहे हैं, बहुत पोस्टों पर रहे हैं वो। और उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमेशा जहाँ भी रहे हैं उन्होंने बहुत बेहतर काम किया है। और हर जगह मतलब सबसे पहले तो वो जिस ऑफिस में जाते हैं उस ऑफिस का जो डिसिप्लिन है उसको मेंटेन करते हैं, सफाई वगैरह, ये हर चीज़ बहुत आला किस्म के अफसर हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये तो एक पस मंज़र मैंने बताया। मैं ये समझता हूँ कि आज जो फ़ैसला आया है वो बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला है। ये इलेक्शन कमीशन का काम है कि इलेक्शन कराए और पुरअमन कराए, लेकिन ये कोई बात नहीं है कि आप जनाब 23 लोगों को आप यकदम गायब कर लें, वो लापता हो जाए और उसके बाद जनाब उनके मोबाइल बंद हो जाएं और फिर आप ये कहें जी धुंध है, धुंध की वजह से मोबाइल भी बंद हो जाएं। आप कोई ऐसी दलील दें। कल भी हमने प्रोग्राम में ये डिस्कस किया था। मैं ये समझता हूँ कि ये अगर 2, 4, 10 अफसरान को ये जो सज़ा हो जाए और जैसे आज कहा गया है उनके प्रेस रिलीज में कि ये ऐसा होगा, मुअत्तलियाँ तो मुअत्तलियाँ हुई हैं, इनको सज़ा हुई है। जैसे उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को बुला लिया है, जिस दिन इलेक्शन हो रहे हैं उस दिन चीफ सेक्रेटरी रात लंबी तान के सो रहे हैं। भाई क्यों? आपकी जिम्मेदारी है पूरे सूबे को में देखना, पूरे सूबे की सूरत हाल को देखना। और पुलिस के जिस लोगों को उन्होंने आज उनके खिलाफ एक्शन हुआ है, मैं समझता हूँ कि ये शफाफ इलेक्शन कराने की जानिब एक बहुत बड़ा कदम है जी। और ये किसी की जीत, किसी की हार नहीं है। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के आइन की जीत है, पाकिस्तान की जमहूरियत की जीत है और ये जमहूरी इदारों की जीत है। मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा काम हुआ है। और इन देखें इलेक्शन कमीशन जो है, अब देखिए हमारे यहाँ तो आम इलेक्शन से पहले अब निगरान गवर्नमेंट बन जाती है, इंडिया में ऐसा नहीं होता। लेकिन इंडिया का जो इलेक्शन कमीशन है वो इतना ताकतवर है कि वो जो काफ़ी मतलब पोलिंग के बाद काफ़ी टाइम बाद उनके रिजल्ट आना शुरू होते हैं, लेकिन कहीं कोई किसी किस्म की धांधली या कोई किसी किस्म का इल्ज़ाम नहीं लगाता। मैं समझता हूँ हमारे इदारों को भी बाख्तियार होना चाहिए, उस तरफ एक पहला कदम है। और ये सारा क्रेडिट जो है मैं समझता हूँ ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जाता है और वो बड़े दबंग आदमी है और उनसे इसी किस्म के फैसलों की तवक्को थी। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया है और ये जो उन्होंने किया है
मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में आइंदा के लिए जो शफाफ इलेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं, और अब तमाम पार्टियों की ये कोशिश है, हुकूमत की भी कोशिश है कि इलेक्शन का अमल को शफाफ बनाया जाए, तो उसके लिए जो माजी में इलेक्शन कमिश्नर जो थे जिनके पास अख्तियारात थे वो अख्तियार इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, लेकिन ये अख्तियारात जो हैं उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, और मैं समझता हूँ एक अच्छा अमल है जी। ठीक है, इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद है पाकिस्तान तहरीक नून के मारूफ रहनुमा हैं तारिक फजल चौधरी साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सर, एक तो आज जो फैसला आया उसमें ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक नून के मौक़िफ़ की तायद हुई NA-75 के ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से, लेकिन उसके बाद जो गुफ्तगू वज़ीर इत्तलात की जानिब से की गई, हुकूमती वर्जन जो सामने आया, तो वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये हमारी जीत है क्योंकि इलेक्शन कमीशन के इस फैसले से ये साबित हो गया है कि हुकूमती दबाव इदारों पर मौजूद नहीं है, इदारे आज़ाद होकर फैसला कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किसी भी दबाव से बालातर होकर ये फैसला किया है, तो मैं तो इस मौक़िफ़ को बिल्कुल सच मानता हूँ। चलें, अगर आप इस मौक़िफ़ को वज़ीर इत्तलात के बयान से जोड़ना चाहते हैं तो मैं ये कहूँगा कि 100 बयान झूठे दे के कम अज़ कम एक बयान सच्चा दे दिया उन्होंने। ये बात सच नहीं है कि इदारों के ऊपर दबाव मौजूद नहीं है, इस हद तक उनका बयान गलत है, लेकिन इदारे ने दबाव लिया नहीं, ये बिल्कुल ठीक है। मैं आपको उन लोगों के हुकूमती नुमाइंदों के लिस्ट दे सकता हूँ जिन्होंने इस वक्त के दौरान इलेक्शन कमीशन में फिजिकली खुद जाके इलेक्शन कमीशन को अंडर प्रेशर करने की कोशिश की, जो हमारे इलेक्शन नौशहरा में हुए उस हवाले से, और जो खासतौर पर डस्के का इलेक्शन था। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन को सबसे पहले ये मजबूर किया गया कि आप इस इलेक्शन का नोटिफिकेशन जारी करें हमारी फतह का। उसके बाद इलेक्शन कमीशन को ये मजबूर किया गया कि 20 पोलिंग स्टेशन, क्योंकि वो हमने मैनेज किए हुए हैं और उनके ऊपर जो है हम ये जो 3000 की तकरीबन लीड बनती है ये हम बराबर कर लेंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने तमाम तर हुकूमती दबाव को बाला ताक रखते हुए ये फैसला किया है, जिसे मैं इलेक्शन कमीशन की इस मैं बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में कहूँगा कि इस जुर्रत को और इस क्लैरिटी ऑफ माइंड को, इस मुनसिफाना फैसले को देने पे मैं बिल्कुल उन्हें अप्रिशिएट करता हूँ। डॉक्टर साहब आप क्यों नहीं ये मानते कि धुंध की वजह से वो 23 आदमी जो है वो पहुंच नहीं सके और धुंध की वजह से उनके मोबाइल बंद हो गए थे, ये बात आप क्यों नहीं मानने के लिए तैयार होते? सर, मैं इसलिए मानने के लिए तैयार नहीं होता सज्जाद भाई कि मैं धुंध में खुद भी कई दफा फंसा हूँ मोटरवे पे। ना कभी मेरे मोबाइल धुंध की वजह से बंद हुआ, ना मेरा जहन कभी मेरे धुंध की वजह से माउफ हुआ, ना मेरे साथ जो स्टाफ के लोग होते हैं उनके मोबाइल कभी धुंध की वजह से बंद हुए। अगर ये 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो धुंध की वजह से जिनके मोबाइल बंद हो गए, पुलिस की वायरलेस बंद हो गई, इनके साथ जितने स्टाफ थे वो सबके मोबाइल बंद हो गए। वो बड़ी खूबसूरत बात मरियम नवाज साहिबा ने की जब वो डस्का गई, उन्होंने कहा कि धुंध में समझ नहीं आई कि बक्सा किधर है और डस्का किधर है। डस्का मिला, बक्सा गुम हो गया, बक्सा मिला, डस्का गुम हो गया। तो ये 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साथ ये हुआ है, लेकिन धुंध की वजह से ये मामला खराब नहीं हुए। ये इनकी बदनीति थी, ये एक सोचा समझा मंसूबा था कि पूरी रात जो हमारे वोट हैं उन्हें तलब किया जाए, नए वोट डाले जाए PTI के उम्मीदवार को, और वो जो डिफरेंस था जिससे हम जीत रहे थे उसे बराबर किया जाए। ये सोचा समझा एक प्लान था। और मैं आपको ये भी बता दूं आपके नाजरीन को कि ये जो 20 पोलिंग स्टेशन है इसमें जो उम्मीदवार हैं PTI के, जनाब के अपने जाती गांव, जाती यूनियन काउंसिल भी शामिल है, जहां उन्होंने मुकम्मल अपनी बजोर बाजू ग्रिप रखी। उसके साथ इसी हल्के से काफ लीग के सूबाई वजीर हैं, उनकी भाई यूनियन काउंसिल और उनके जरिए असर जो देहात है वो भी इन्हीं 20 पोलिंग स्टेशन में शामिल है। वो भी इसी तरह उन्होंने अपने सरकारी इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए उस्मान बुज़दार इंतजामिया की मदद लेते हुए तो यहाँ पे ये कार्रवाई डाली, बेईमानी की, धांधली की, और जो इतनी एक्सपोज हो गई कि मजबूरन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को न सिर्फ ये 20 पोलिंग स्टेशन बल्कि इसके अलावा जो आपके टीवी चैनल्स की मदद से पूरी कौम ने देखा कि सारा दिन NA-75 के अंदर गुंडे दंड नाते रहे, मुसल्ला लोग जो है वो असला लेके फिरते रहे, हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल होती रही, फायरिंग करके लोगों को हरासा किया जाता रहा, और ये सारा सरकारी मशीनरी की ईमा पर हुआ, सरकारी उम्मीदवार की ईमा पर हुआ।
और वो इतने वाज़ेह सबूत थे कि मजबूरन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तमाम जो इलेक्शन है वो कलअदम करार देना पड़ा, और अफसर नो वहाँ पे पोलिंग के हुक्मनामा जारी हुआ है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह, और इसके बाद एक कदम आगे जाते हुए अगेन मैं अप्रिशिएट करूंगा इलेक्शन कमीशन को कि उन्होंने उन सरकारी मुलाजिमीन को भी साइडलाइन किया, किसी को मअतल किया, किसी को तब्दील किया, जो अपने फ़राइज़ की अंजाम दही में नाकाम हुए। मैं वो सरकारी मुलाजिम हैं, उनके बारे में मैं कोई पर्सनल बात नहीं करूंगा कि किसकी बदनीति थी किसकी नहीं थी, क्योंकि मैं उन्हें जानता नहीं हूँ। लेकिन ये बात तय है कि वो अपनी सरकारी जो फ़राइज़ हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, लोगों को यकसा मौके देना कि वो अपना वोट का आईनी हक आज़ादाना और एक पुरअमन माहौल में इस्तेमाल कर सकें, इसमें वो सरकारी अफसरान बुरी तरह नाकाम हुए हैं और उन्हें साइडलाइन किया गया। डॉक्टर साहब, आप ये बताएं कि पंजाब में धुन तो अंधाधुन चलती रहती है, ये अगले जब दोबारा ये रीपोलिंग होगी, दोबारा इलेक्शन में आप जाएंगे, उस वक्त अगर धुंध अंधाधुन चल गई तो फिर क्या करेंगे आप? सजाद भाई, एक शख्स पुलिस की भर्ती में चला गया और वो आंखों की बिनाई से महरूम था, देख नहीं सकता था, अंधा था। तो पुलिस के जो भर्ती करने वाले लोग थे, उन्होंने पूछा कि भाई आप किस लिए आए हैं इंटरव्यू देने पुलिस में भर्ती होने के लिए, आप तो अंधे हैं। तो उसने कहा कि जहां अंधाधुंध फायरिंग करनी हो उसके लिए आप मुझे भर्ती कर लें। सही। तो ये आपने जो अंधाधुंध का लफ्ज इस्तेमाल किया, मुझे इससे ये वाकया याद आया कि ये तो अंधाधुंध है, लेकिन जो कैमरे की आंख है वो तो अंधी नहीं है। उसने सच्चाई पूरी पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को दिखाई। लेकिन मैं अब ये बात करूंगा जी कि अफसरान तब्दील हुए हैं, अमला में आएगा, और अब और इस अमले को ये भी कहा गया कि ताहयात जब तक ये सर्विस में है, ये किसी ऐसी जगह के ऊपर इनकी पोस्टिंग नहीं हो सकती जहां इलेक्शन हो रहे हो। मैं समझता हूं कि ये उनके जो कैरियर होता है एक ऑफिसर का, उसके ऊपर एक धब्बा है, एक चैलेंज है कि आपकी इंटेग्रिटी इतनी डाउटफुल है और आपके जो कमांड और एडमिनिस्ट्रेशन की सलाहियत इतनी कमजोर है कि आपको किसी ऐसे एरिया में जहाँ पे कोई हसास नोयत का कार्रवाई हो रही हो, जैसे इलेक्शन है, आप वहाँ पे इस काबिल नहीं है कि आपको वहाँ पे लगाया जाए। तो आप कोई भी अफसर, मिसाल मैंने इसलिए दी, खुदा न खास्ता किसी की तज़ीक मकसूद नहीं है, इसलिए मिसाल दी कहना जो भी अफसर यहाँ पे तैनात होंगे 10 का जिस इलेक्शन में, वो इस बात का मुकम्मल ख्याल रखेंगे कि अमन की सूरत हाल सही रहे, लेवल प्लेइंग फील्ड हो दोनों उम्मीदवारों के लिए, हर शख्स अपनी मर्जी और आज़ादी से पुरअमन माहौल में वोट दे सके, वोटों की सही गिनती हो और असल में वही उम्मीदवार जीते जो अवाम जिसको वोट दें, वोटों की हिफाजत हो, अवाम के मैंडेट की हिफाजत हो। और हमें कोई गर्ज नहीं है कि कौन जीतता है, लेकिन ये मैसेज जाना चाहिए पूरे पाकिस्तान में कि इदारों में इतनी जान है कि वो कम अज कम या ज़्यादा छोड़ें, एक हल्के के अंदर आप इलेक्शन नहीं करवा सके। मैं वज़ार इंतजामिया और वज़ीर आज़म इमरान खान की एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स और उनकी इंतजामिया को कह रहा हूँ, ये मैसेज जाना चाहिए कि हम आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ इलेक्शन करने की सलाहियत रखते हैं, और जब ये होगा इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मुस्लिम लीग जीतेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी सतह पर आपकी मौजूदगी का ये फ़ायदा उठाते हुए ज़रा बात करें, सेनेट इंतखाबात का चर्चा भी आम है और ज़ाहिर है वो बड़ी अहमियत रखते हैं तमाम, चाहे हुकूमती जमात हो या अपोजिशन जमातें हो, आपकी जमात हो। सवाल ये है कि पंजाब उसमें खासा अहम है, और पंजाब के हवाले से अभी आप धुंध और अंधाधुंध का जिक्र आप भी कर रहे थे, सजाद तरीन साहब भी कर रहे थे, तो मेरा सवाल ये है कि इस धुंध और अंधाधुंध फायरिंग के और एक दूसरे से राब्तों के जो तबादले हैं, उसमें नज़र आ रहा है कि कुछ पुराने दोस्तों से भी मुलाकातें आपकी हुई हैं, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ा अहम किरदार अदा कर रही है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के हवाले से। ये थोड़ा इस हवाले से बताइएगा, कितनी बड़ी पेशरफ्त हुई है इस मौजू पर? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जो 8 मजीद जमातें हैं पीडीएम की, आप सब जानते हैं कि इस पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे अपोजिशन एक मुतहदा हुकूमत के खिलाफ, इनकी महंगाई, इनकी नाअहली, नालायकी और इनकी चोरियों के खिलाफ जो है वो एक मुहिम चलाई हुई है, अवामी जज्बात की अक्कासी करते हुए। तो सेनेट के प्लेटफॉर्म पे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पीडीएम के मुतफ़क्का उम्मीदवार हैं। मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इस्लामाबाद की सेनेट की नशिस्त से उम्मीदवार था। आज मैंने अपने कागजात नामजदगी वापस ले लिए हैं और अब वाहिद उम्मीदवार अपोजिशन के वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे। और मैं इस बात को समझता हूँ कि जितने अरकान कौमी असम्बली पीटीआई के अपनी हुकूमत की पॉलिसियों से नाला हैं और जो उनकी नाकाम पॉलिसियों की वजह से अपने हलकों में लोगों को फेस नहीं कर पा रहे, अपने डेरों पे नहीं बैठ पा रहे, वो अपनी राय का
अपनी ज़मीर के मुताबिक फैसला करेंगे और वो वोट देंगे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को, बड़ी तादाद में देंगे। और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की अपनी शख्सियत भी ऐसी है, मैंने 5 साल जब वो वज़ीर-ए-आज़म थे और मैं अपोजिशन का मेंबर था 2008 से 2013 तक, ज़ाती तौर पर मैंने देखा है कि वो एक इंतहाई आला ज़र्फ़ और वज़ादार इंसान है, बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं। उन्होंने अपनी, आप ये कहें कि एमएनएस के साथ अपने हुस्न सलूक से उनके दिल जीते हैं। सही डॉक्टर साहब, लेकिन इसी सतह पर जी आई एम सॉरी टू कट यू, इसी सतह पर हमने ये देखा कि हुकूमत के अपने इत्तेहादी जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप उनसे दूर हुए हैं और यकीनी तौर पर अपोजिशन उन्हें गले भी लगाया है। बेंगल साहब का मामला हमारे सामने है, दीगर भी कुछ नाराज़गी की जो है फ़ज़ा पैदा हुई है उनके अपने इत्तेहादियों की। क्या पंजाब में भी इत्तेहादी मौजूद हैं PTI के, वहाँ से भी ये सूरत हाल डेवलप हो सकती है? आज ज़राए से कुछ ऐसी खबरें भी हैं परवेज़ इलाही साहबान और काफ लीग के हवाले से। देखिए, मुझे जो इल्म हुआ है मीडिया के जरिए ही, हमारे यहाँ आज PTM की मीटिंग चल रही थी, तो मुझे जो मीडिया के जरिए इल्म हुआ है कि पंजाब से जो सेनेट की सीटें हैं उससे सारे उम्मीदवार जो हैं बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। तो शायद पोलिंग पंजाब के अंदर ना हो, इस खबर की मजीद तस्दीक आप कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक अरकान पंजाब असम्बली की नाराजगियों का ताल्लुक है, उन्हें गिले शिकवों का ताल्लुक है, वो तो बिल्कुल मौजूद है। उनके लोग तो आके प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में ये बात कर रहे हैं कि हम न सिर्फ हुकूमती उम्मीदवारों को वोट नहीं देंगे बल्कि हम अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। ये बात तो सरेआम वो लोग कर रहे हैं, वो डर के तो नहीं कर रहे। डॉक्टर साहब, PDM की जो आप मीटिंग में थे उसमें क्या फैसले हुए, जरा हमारे नाज़रीन को वो भी बता दें। सर, मैं चूंकि PDM का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ और जो मियां इफ्तिखार साहब हैं उन्होंने उस मीटिंग के बाद बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जो आपके तमाम चैनल्स ने कवर की है, तो मैं अपने आप को मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं है मेरे लिए तो उन फैसलों के हवाले से मैं कोई गुफ्तगू करूं या कोई बयान दूं। नहीं, इस मीटिंग में कोई यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी के हवाले से कोई इम्कानात के बताए गए हैं कि कोई इम्कान है कि गिलानी साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के हवाले से इस मीटिंग में और मियां इफ्तिखार साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें ये बात कही गई है तकरीबन उन्हीं अल्फाज में जिस तरह मैंने अदा किए कि वो एक वफादार आदमी है, एक देरीना सियासतदान है, जिन जिन पोजीशन पर रहे हैं बड़ी वफादारी के साथ, बड़ी मिलनसारी के साथ लोगों से ताल्लुकात बनाए हैं, लोगों को दिल जीते हैं। हम इंशाल्लाह यकीन है रखते हैं कि वो अपनी सीट जरूर जीतेंगे। ये PDM के प्लेटफॉर्म से भी आज इस आप ये कहें कि ख्वाहिश का भी और इस उम्मीद का इजहार किया गया है। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, आपने कीमती वक्त दिया और हमसे गुफ्तगू की। अब तरीन साहब, ये गुफ्तगू आपने सुनी है, ज़ाहिर सेनेट इंतखाबात का भी जिक्र हुआ, लेकिन हमने इब्तिदा में डिस्का इंतखाबात और उसमें उसके कलअदम होने फैसले के बारे से बात की है। अब ये तो हो गया, लेकिन क्या हमने देखा कि इसी वक्त में इसी इलेक्शन कमीशन के तहत इंतखाबात नौशेरा में भी हुए, दीगर इलाकों में भी हुए, तो वहाँ पे जहाँ पे मुस्लिम लीग नून जीती है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती है वहाँ पे तो कोई तनाज़ा खड़ा नहीं हुआ। यहाँ पे अगर कोई थोड़ा बहुत लीड का फ़र्क आ रहा था तो यहाँ पे ये तनाज़ा खड़ा हुआ है। तो वो सवाल आपने किया लेकिन उसका उस तरह से वाज़ेह जवाब नहीं आया। कल को ऐसी सूरत हाल अगर डेवलप होती है तो फिर क्या मुतालबात सामने आएंगे इनके पास? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं पाकिस्तान की नहीं बल्कि ख़ित्ते की अगर आप देखें तारीख़, तो कश्मीर में जो आज तक तहरीक चली और फिर वो तारीख़ की आज़ादी तक गई, ये इलेक्शन की वजह से चली। इलेक्शन में धांधली के इल्ज़ामात लगे और उसके बाद फिर ये तहरीक चली। उसके बाद आपको पता है कि जो हमारे साथ मशरक़ी पाकिस्तान था वो भी इलेक्शन कैंपेन थी और इलेक्शन कैंपेन में ही मामलात ख़राब हुए और फिर वो अदम एतमाद हुई और फिर उसके नताइज। मैं ये समझता हूँ कि जो इलेक्शन धांधली पे जो तारीखें चलती हैं उनके नताइज माजी में अच्छे नहीं आए। तो जिस तरह का इलेक्शन कमीशन ने और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो फ़ैसले लिए हैं और जिस तरह इलेक्शन को कलअदम करार दिया है, इससे ये उम्मीद की जा सकती है कि आइंदा जो अफसरान लगेंगे वो यकीनन ये फ़ैसले उनके इल्म में होंगे और ऐसी सूरत हाल नहीं बनेगी। अब मैं समझता हूँ, मैं हमेशा पुरुमीद रहता हूँ हर मामले में और आप तनकीद भी करते रहते हैं इस हवाले से मुझ पर। मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी एक पुरुमीद एक पैदा हो गई, एक उम्मीद पैदा हो गई है कि अब जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर आए हैं वो जलाल सुल्तान सिकंदर साहब, वो बड़े दबंग आदमी हैं, दबंग फ़ैसले किए और फ़ैसले सामने आ गए हैं। तो इस बात से अब ये इम्कानात ख़त्म हो गए हैं कि कोई हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल करेगा या कोई धुंध का अंधाधुंध इस्तेमाल करेगा। तो मेरे ख्याल में ये अब नहीं होंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा और इनको अब शफाफ इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। चलें तरीन साहब, आपने कोई इस हुकूमत से उम्मीद तो लगा ली, वरना तो कोई उम्मीद नहीं थी। देखें, उनका वर्जन तो ये है ना कि हमारी हुकूमत में दबाव नहीं दिया गया, ज़ाहिर है अफसरान लगाए भी जाते रहे हैं, फिर दबाव भी आते रहे। इस पर थोड़ा सा बात करेंगे, जो हुकूमत का वर्जन सामने है इस पर मैं आपका मौका भी ज़रूर लेना चाहूँगा। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर रहे हैं मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से, जिसमें डस्का इंतखाबात पर अभी गुफ्तगू हुई है। अब थोड़ा सा जिक्र करते हैं सेनेट इंतखाबात के हवाले से। बड़े तेज़ राब्ते जारी हैं, बड़ी गर्मा गर्मी है, और इस वक्त गो के सतह पर तो शायद वो नज़र नहीं आ रहा, मगर जो तूफ़ान आना है उसके जो समंदर की गहराई में जो कुछ चल रहा होता है वो उसका जो इजहार है वो साहिल पर बड़ी देर से आता है। तो अभी वही सूरत हाल है कि इस वक्त क्या मामला होगा क्या नहीं होगा। ज़्यादातर सब धुंध और अंधाधुंध के मामला तो चले गुजर गए, उसका फैसला भी हमारे पास आ गया, लेकिन अभी तक एक धुंध सेनेट इंतखाबात की तो ज़ाहिर है मौजूद है, और उस धुंध के अंदर बहुत कुछ हो रहा है। आज जो खबर आई है पंजाब के हवाले से सेनेट इंतखाबात को लेकर राब्तों के हवाले से, और जरदारी साहब की इन्वॉल्वमेंट और परवेज़ इलाही साहब का इशू, अंदरूनी कहानी क्या है? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं, आपको याद होगा कि मैंने अपने एक प्रोग्राम में कहा था कि पाकिस्तान की सियासत में आखिरी क्या का आसफ़ अली जरदारी साहब मारेंगे। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त सेनेट के पूरे इलेक्शन, जो सेनेट की पूरी सियासत हो रही है, वो आसफ़ अली जरदारी साहब के हाथ में है। वो जिस तरफ चाहते हैं अपनी गेम करते हैं। आसफ़ अली जरदारी मफामत के शहंशाह हैं। वो पिछले 3-4 रोज़ से हुकूमत कोशिश कर रही थी कि किसी तरह आसफ़ अली जरदारी साहब को इस बात पर आमादा किया जाए कि पंजाब में, क्योंकि हुकूमत को ये ख़दशात थे, ये ख़तरात थे पंजाब में कि उनके जो MPAs हैं वो यकीनन इधर उधर हो जाएंगे, और इसके इम्कानात भी बहुत ज़्यादा थे। फिर हुकूमत ने दरमियान में जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब को डाला, और चौधरी परवेज़ इलाही पिछले कुछ 4-6 रोज़ से लगे हुए थे आसफ़ जरदारी साहब से रब्ते करने, बातचीत करने, और ये मुज़ाकरात चल रहे थे। ये हमारे इल्म में थी सारी चीज़ें। और उसके बाद चौधरी परवेज़ इलाही साहब से बात करने के बाद आसफ़ अली जरदारी साहब जो शहंशाह मफामत हैं, उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ से भी उस दौरान बात की, मौलाना फजल रहमान से भी बात की। तो सारी बातचीत होने के बाद शहंशाह मफामत ने यह फ़ैसला दे दिया कि ठीक है, जिस पार्टी के जितने MPAs हैं उनके मुताबिक वहाँ से बिला मुकाबला इलेक्शन करा दिया जाए। तो ये जो बात मैं आपको कहता हूँ ना, ये जो लोग कहते हैं पंजाब में पीपल्स पार्टी ख़त्म हो गई है, पीपल्स पार्टी कुछ नहीं रहा, वो जनाब एक गिल साहब हैं जो शुरू हो जाते हैं, आज भी बड़ी दास्तानें कर रहे थे। आखिर फिर कदम पोसी तो आसफ़ अली जरदारी साहब की आपको करनी पड़ी ना। आसफ़ अली जरदारी साहब की जाके आपने कदम बोसी की और उनको कहा कि जनाब माई बाप ये हमारा कराएं। तो आसफ़ अली जरदारी साहब ने, आप देख लें कि वो कितने शहंशाह मफामत हैं, उन्होंने एक इशारा किया तो मफामत हो गई और पंजाब में सारे मामला तय हो गए। मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी जो है वो सेनेट इलेक्शन के बाद भी पॉलिटिक्स में बड़ा अहम रोल करने जा रही है। आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी ने सेनेट इलेक्शन से पहले जब लॉन्ग मार्च का और ये आया सिलसिला, तो उन्होंने कहा जी एक अदम एतमाद की तहरीक पेश की जाए प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़। तो सब ने ये कहा कि जी मेंबर्स कहाँ से पूरे होंगे। आपको पता है मीडिया पर PDM की बाकी जमातें कहती रही हैं, खुद मुस्लिम लीग नून वाले कहते रहे हैं, लेकिन एक बाइकआउट की बात PDM में 2 आदमी ऐसे थे जो आसफ़ अली जरदारी साहब की बात को बहुत संजीदा लेते रहे हैं। एक महमूद खान अशरफ़ी और एक आफ्ताब खान शेरपाओ। उन्होंने ये कहा कि आसफ़ जरदारी जो कहते हैं वो कर देते हैं, तो वो अगर ये कह रहे हैं कि अदम एतमाद लाएँ तो यकीनन उनकी बातचीत हुई होगी। आपको याद है खबरें भी आई हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इन्वॉल्व नहीं हो रही। और जो इलेक्शन हुए हैं, मैं समझता हूँ जो ज़मीनी इलेक्शन हुए हैं, मलीर से लेकर डस्का तक जो हुकूमत को पिटाई हुई है हुकूमत की, और जिस तरह हुकूमत के ख़िलाफ़ बरहना सबूत आए और वो कलदम हुआ इलेक्शन, और जिस तरह मलीर से वो हारे कराची से, तो मैं ये समझता हूँ इससे ये तो बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि इस्टेब्लिशमेंट ने कोई किसी किस्म की मुदाखलत नहीं की। इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रही है और हुकूमत की नाहलियाँ जो हैं वो खुलती रही हैं। आप अंदाज़ा करें कि ये हुकूमत की कैपेसिटी ये है कि एक इलेक्शन मैनेज नहीं इनसे हो सका, एक हल्का इनसे मैनेज नहीं हो सका। नौशहरे से ये हारे, डस्का में इन्होंने जो कुछ किया वो धुंध चली, वो सारा चीज़ें पता लग गई, मंजर आम पर आ गई, और हुकूमत जो है वो फैसला कलदम हो गया। मैं ये समझता हूँ इनमें कैपेसिटी नहीं है। हुक्मरान जो जमात जो है ये अपोजिशन एक तर्जमान रखे हुए फ़ौज ज़फ़र मौज। मैंने कल भी अपने प्रोग्राम में कहा था कि आसफ़ अली जरदारी सब तो खामोश हैं, वो तो कोई बात नहीं कर रहा है किसी के लिए। इधर तर्जमान शुरू हो रहे हैं जिनको सियासत का कोई पता ही नहीं है। कोई अमेरिका से आया हुआ है, कोई यूनिवर्सिटियों से पढ़ाते हुए आ गए और जनाब शुरू हो गए जी ये कर देंगे वो कर देंगे। सियासत वो होती है कि लोग आपकी कदम बोसी के लिए आपके पाँव में गिर जाएँ, और पंजाब में यही हुआ है। आसफ़ अली जरदारी की जो कदम बोसी हुई वो हुकूमत ने की है। आसफ़ अली जरदारी साहब ने तो नहीं कहा ना, ये बेबस हो के उनके पास नहीं, तो इनकी मफामत करवा दी, मतलब आप समझते हैं
हैं जी कि आप जैसे करें कि हुकूमत ने कदम बोसी की है तो वो तो अपने हक में उसको लेके आए हैं ना। नहीं देखें, सूरत हाल तो उनके हक में जा रही है, सूरत हाल उनके हक में जा रही है, लेकिन वो मामलात जो तय हुए हैं, जो मामलात मफाहमत कराई है, वो तो आसफ जरदारी साहब ने कराई है ना। ठीक है, आसफ जरदारी साहब का रोल था ना, जब चौधरी परवेज इलाही मुसलसल उनसे राब्ते कर रहे थे तो उन्होंने फिर गिव एंड टेक कराया, अपना उम्मीदवार भी वहाँ से वापस ले लिया, वरना तो पीपल्स पार्टी को सीट मिल रही थी एक पंजाब से। मुझे पता था काफ लीग और हुकूमती लोग कौन कौन से हैं जो उनको वोट डालने के लिए तैयार थे। अब ये जो पंजाब में मफाहमत हुई है, अब आपका अगला सवाल यही है। बिल्कुल अगला सवाल आप खुद बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, अगला सवाल यही है। आपका सवाल यही बनने वाला, मुझे पता है आप यही कहने वाले हैं, जो पंजाब में मफाहमत हुई है तो इसका कौमी असेंबली में क्या इम्पैक्ट होगा। मैं ये समझता हूँ कि शहंशाह मफाहमत आसफ अली जरदारी साहब जो हैं वो सारे अपने कार्ड यूँ सीने से लगा के रखते हैं, ठीक है। जिन लोगों से उन्होंने मफाहमत की और जिन लोगों से उन्होंने बातचीत की और वहाँ पर हुकूमती लोगों को उन्होंने जितवाया, इसके बदले कुछ ना कुछ तो आसफ जरदारी साहब जो हैं वो लेंगे, और वो जो लेंगे वो आपको इस्लामाबाद में नज़र आएगा 3 मार्च को। यानी 3 मार्च के हवाले से मफाहमत हुई है। नहीं, मैं समझता हूँ कि गिव एंड टेक आसफ अली जरदारी साहब के साथ जब करने हैं तो उन्होंने मफाहमत में आप कुछ देते हैं, कुछ लेते हैं, कुछ ना कुछ तो उन्होंने लिया होगा ना। ठीक है, आसफ जरदारी साहब ऐसे सौदे नहीं करते कि आपके हाथ खाली हाथ वो सौदे तो नहीं। आप ये जो मुस्कुरा रहे हैं इसके अंदर जो है ना वही बात है ना कि सियासत के समंदर में वो जो सतह है उस पर तो एक अभी खामोशी और सुकून है, मगर गहराइयों में बड़ा तलातुम बरपा है। तो इसी वजह से कह रहा हूँ कि क्या गिव एंड टेक हुआ है अभी, क्या गिलानी साहब के मामले पर। एतजाज़ नकी साहब, आप मुझे बताएं, जब से इलेक्शन का अमल शुरू हुआ है आपने आसफ जरदारी साहब का कोई बयान सुने? किसी किस्म का कोई बयान दिया है उन्होंने? बयान तरीके अदम एतमाद के हवाले से नहीं, ये हमारा गिलानी साहब वाला जो केस है ये आपको अदम एतमाद की तरफ ले जाएगा, अदरवाइज खामोशी। सेनेट के इलेक्शन में कोई उन्होंने बात की, उन्होंने सारी चीजें प्लान की हैं। बलूचिस्तान में क्या होने जा रहा है वो उनके हाथ में है, कौन करने जा रहा है, किस तरह होगा, ये सारी चीज़ें आसफ अली जरदारी के हाथ में है। तो तकरीरों वाला काम तो उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के जिम्मे लगाया। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत जो है ये बेशक बहुत खुश है, लेकिन हुकूमत को ये तो नदामत उठानी पड़ी है ना कि अपने इत्तेहादियों को कहा गया है कि जी आसफ जरदारी से बात करें और हमें बचाएं इनसे नून लीग वालों से, ठीक है ना। पंजाब में जो इनका हशर करने वाले थे नून लीग वाले, ये हुकूमत गई है ना जी। बात ये है, अब आप देखिएगा ऐसे ऐसा चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ेंगी। आपको पता है आसफ अली जरदारी साहब के मुकदमात कराची में मुंतकिली का मामला, खुर्शीद शाह साहब की भी अब मामला आगे चलने वाले हैं, हमजा का हो गया तो मेरे ख्याल में अब मामला चल पड़ा। अब मैं समझता हूँ कोई माने या ना माने, कोई इसका एतराफ़ करे या ना करे, इस्टेब्लिशमेंट और अपोजिशन की जमातों के दरमियान बहुत सारे मामला तय हो गए हैं, ठीक है। और उसी के तहत आप देखिएगा इलेक्शंस, और यूसुफ रज़ा गिलानी की अगर जीत हो जाती है, मैं लफ्ज़ अगर इस्तेमाल करूं, अगर जीत हो जाती है तो फिर मैं सिर्फ इसी बात पर अपनी बात ख़त्म करूंगा, फिर जी का जाना ठहर गया, सुबह गया कि शाम गया। और उसमें हमारे पंजाब के मुस्लिम लीग नून के पुराने दोस्त, खुद जरदारी साहब के पुराने दोस्त जो हैं वो शामिल हैं। देखें बिल्कुल शामिल है, इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल आसफ अली जरदारी साहब के साथ शामिल हैं। आसफ अली जरदारी साहब ने जो पंजाब में मफाहमत कराई है, मैं पहले कह चुका हूँ, ऐसे नहीं कराई, कुछ ना कुछ तो उसका हिस्सा लेंगे ना, कुछ ना कुछ तो वो करेंगे ना। तब्दीली का अमल पंजाब से शुरू होने वाला है, आप समझते हैं? मैं समझता हूँ कि तब्दीली का अमल पंजाब से तो हो सकता है, शायद थोड़ा टाइम लगे, लेकिन सबसे पहले मैं समझता हूँ कि तब्दीली का अमल यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी से मुंसलिक है। अगर यूसुफ रज़ा गिलानी इलेक्शन जीत जाते हैं, फिर आपको बहुत से गाँव पर तब्दीलियाँ लगेंगी, फिर आपको परवेज़ इलाही साहब की जो है पोजीशन भी तब्दील होती नज़र आएगी, फिर उस्मान बुज़दार साहब आपको घर जाते भी नज़र आएंगे, फिर जो जाम कमाल हैं बलूचिस्तान वाले दोस्त हैं अपने, उनकी भी फिर मेरे ख्याल है जो है ना रुखसती का टाइम आ जाएगा इक़्तिदार से, फिर वहाँ भी नए लोग हो जाएंगे। ये सारे कार्ड जो हैं ये आसफ अली जरदारी साहब ने लगाए हैं। अच्छा, और आसफ अली जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी जो कह रही थी ना, वो उन्होंने करके दिखाया है। देखिए मैं आपको अर्ज़ करूँ, आसफ अली जरदारी साहब ने जनाब मुशर्रफ को जिस तरह ऐवान सदर से निकाला, वो भी तारीख़ का हिस्सा है ना। उन्होंने किस तरह निकाला कि ऐसा प्रेशर बनाया, ऐसा माहौल बनाया कि उसको इस्तीफ़ा दे के जाना पड़ा, और मेरे ख्याल में वर्दी उतारने के बाद जनरल मुशर्रफ 6 महीने नहीं सर्वाइव कर सका बतौर सदर, उनको जाना पड़ा है। तो इसी तरह आने वाले अगले 2 महीने जो हैं आप देखिएगा कि वो चीज़ें बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही हैं। हमने क्योंकि चैनल भी चलाना है, सारी बातें हम उस तरह नहीं कह सकते जो हमारे इल्म में हैं,
तो मैं समझता हूँ कि आने वाले 2 महीनों में सियासत तब्दील हो रही है और पीपल्स पार्टी में शहनशाह मफाहमत आसफ़ अली ज़रदारी साहब जो हैं उनकी ग्रिप आगे ज़्यादा से ज़्यादा सियासत पर मजबूत होती जा रही है। और मैं समझता हूँ हुक्मरानों के हाथों से चीज़ें निकलना शुरू हो गई। जैसे रेत आप हाथ में पकड़ें ना तो वो हाथ से सिरकना शुरू होती है, जब मुट्ठी थोड़ी सी आप ढीली करें। तो बस इतनी बात ही मैं कह सकता हूँ। अगला सवाल, लेकिन वाज़ेह तौर पर बिल्कुल अगला सवाल यही है कि आप पंजाब की हम बात कर रहे हैं, अंदरूनी कहानी आपने बताई है, बड़े डिटेल में आपने जिक्र किया है, एक एक चीज़ आपने खोल के बताई। सवाल ये है कि चौधरी साहबान तो इस वक्त हुकूमत के लिए भी बड़ा सपोर्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। अभी ये जो कुछ हुआ है उसमें चौधरी साहबान का एक अहम किरदार है। तो हुकूमत का ये इत्तेहादी हुकूमत को अगर नीचे से कुर्सी खिसकने वाली थी तो उसको बज़ाहिर तो उन्होंने बचा लिया है, और वो काम जो जहांगीर तरीन साहब करते रहे हैं वो इस वक्त काफ लीग वहाँ पर परफॉर्म कर रही है। देखिए बहुत सारी चीज़ें नकी साहब, बहुत सारी चीज़ें जो आपको सामने नज़र आ रही होती हैं उनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। और एक आपको कई दफ़ा मैंने जुमला कहा है, आप भी कई दफ़ा ये बात कह चुके हैं कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता। कल के दुश्मन आज के दोस्त होते हैं, आज के दुश्मन कल के दोस्त होते हैं। लेकिन आज की हकीकत क्या है कि उन्होंने हुकूमत को सेनेटर बना के दे दी। देखिए मैं आपको अर्ज़ करूँ, माजी में कोई सोच सकता था कि आसफ़ अली ज़रदारी साहब ने काफ लीग को कातर लीग कहा? ये रिकॉर्ड पर है बात। उन्होंने कहा साईं कातर लीग है बाबा, कातर लीग कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लड़काने में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इलेक्शन जीते, क्या फिर वही काफ लीग जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ नहीं आई और चौधरी परवेज़ इलाही साहब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पर काम करते रहे हैं। ठीक है जी। इसी तरह मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो कशीदगियाँ थी, मुकदमात थे, आसफ़ अली ज़रदारी साहब 11 साल जेल में रहे, वो राना मकबूल साहब ने उनकी ज़बान काट दी और बहुत सारी तशद्दुद हुआ उन पर। क्या फिर वो सारी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई और मिसाक जमहूरियत नहीं हुआ लंदन में? रहमान मलिक साहब के घर, रहमान मलिक साहब जो हमारे सेनेटर हैं, 3 मार्च तक तो है ना रहमान मलिक साहब, तो पार्टी ने रहमान मलिक साहब को इस दफ़ा टिकट नहीं दिया। मैं समझता हूँ कि रहमान मलिक साहब जैसी शख्सियत का सेनेट में होना बहुत ज़रूरी था। तो वो उनको टिकट नहीं दिया पार्टी ने, लेकिन वो अपना रोल करते रहेंगे, इंटरनेशनल सतह पे करते रहेंगे, वो चीज़ों पे बहुत नज़र रखते हैं। मैं थोड़ा मुस्करा इसलिए रहा हूँ कि ये ज़ाहिर है सियासत के सीने में दिल ना होने वाली बात आपने की है। अब उसमें अभी काफ लीग के रोल के हम बात कर रहे थे, पंजाब में एक सेटलमेंट की आप बात कर रहे हैं, सिंध में हम देखते हैं खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूद है, बलूचिस्तान का आपने जिक्र कर दिया है, तो फिर मार्का तो KPK पे आके खड़ा हुआ ना। देखें KPK में भी जो हुकूमती मेंबरान हैं उनकी ख़रीदो फरोख्त का अमल का अगर मुझे पता है तो प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता होगा। देखिए वहाँ भी मामलात लोगों ने खोले हुए हैं। बदकिस्मती क्या है? बदकिस्मती ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर से लेकर तमाम वज़ीर, मुशीर, और मुशीरों की तो एक फ़ौज दफ़र मौज रखी हुई है इन्होंने, जो सुबह उठते हैं और जनाब शुरू हो जाते हैं, वो ये तो कहते हैं कि रेट खुले हुए हैं, पैसे लग रहे हैं। भाई हुकूमत इस तरह फरियाद नहीं किया करती, हुकूमत एक्शन करती है, हुकूमत एक्शन करती है। नकी साहब, हुकूमत फरियाद नहीं करती कि रेट लग रहे हैं। अगर रेट लग रहे हैं आप उनको गिरफ्तार क्यों नहीं करते? आपके पास FIA है, आपके पास बाकी एजेंसी हैं, आपके पास बाकी इदारे हैं, आप उन लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं करते? आप उनको गिरफ्तार करें, उनके खिलाफ एक्शन करें। ये क्या बात हुई? 2018 वाली वीडियो आप इधर नहीं है और उसी वीडियो पे आप मातम करते जा रहे हैं, जी ये हो गया, जी वो हो गया, जी फलान हो गया। बाबा आप उन लोगों को पकड़ें, उनके खिलाफ सबूत दें कोर्ट में और उनके खिलाफ मुकदमात बनाए जाएँ। हुकूमत जब फरियाद पे आ जाए तो फिर इसका मतलब ये है कि हुकूमत के दिन जो हैं वो गिने जा चुके हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है, अब हमें ज़रा आगे बढ़ते हैं। एक सवाल जाते जाते, अगर ये मामला उसके उलट हो जाता है, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है अभी ये अजम्पशंस हैं हमारी कि गिलानी साहब का मामला जिस तरह से कोशिश की जा रही है कि वो बन जाएं, अगर उसका अपसेट हो जाता है और वो तमाम दोस्त जो आज दोस्त हैं कल को वो पता चले कि जनाब उन्होंने बिट्रे किया, तो फिर सूरत हाल कहाँ जा सकती है? फिर तो सारे सूबे फिर आगे PTI की झोली में चले गए। देखिए मैं आपको अर्ज़ करूँ एक बात मैं आपको अर्ज़ करूँ कि अगर ताकतवर हल्के और हमारी इस्टेब्लिशमेंट अगर वो उसमें इन ना हुई, उसने मामला जिस तरह के अभी तक कोई मुदाखलत नहीं हुई, मामला ऐसे ही रहे, तो फिर गिलानी साहब की कामयाबी जो है उसके इम्कानात ज़्यादा हैं। और अगर आखिरी टाइम पर कोई एंट्री हो गई और लोगों को इधर उधर कर दिया गया और या कोई धुंध आ गई इस्लामाबाद में भी, तो फिर तो कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कहा जा सकता। चलें ठीक है, इसी हवाले से मज़ीद भी ज़ाहिर हम गुफ्तगू करते रहेंगे, लेकिन आज जातरीन साहब एक और दूसरा अहम मौजू है और वो है इंटरनेशनल सतह पे ख़ुद हमारे लिए भी जो कि सरायत कर चुका है, वो है सोशल मीडिया पर जंग
मुख्तलिफ प्रोपेगेंडे की शक्ल में, ख़ुद सोसाइटी के हवाले से एक जंग जारी है। आपको पता है हाइब्रिड वार का बार बार जिक्र किया जाता है, वो भी इस वक्त हम इंटरनेट के हवाले से एक लड़ी जाने, इंटरनेट एक बड़ा अहम टूल है। उसमें पाकिस्तान ने 2020 में कुछ रूल्स जो हैं वो मुतारिफ़ करवाए थे, कुछ कवानीन मुतारिफ़ करवाए थे ताकि एक तो मुदाखलत ना कोई कर सके, दूसरा हमारे ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ऑनलाइन ये गलत इस्तेमाल ना किए जा सकें, हमारे ख़िलाफ़ किसी नौयत का जो प्रोपेगेंडा, किसी किस्म की कोई साजिश, किसी किस्म की कोई जासूसी अगर की जाती है तो उसको रोका जा सके, उसको बुनियाद बनाकर ये रखा गया। अब कवानीन जो मुरतब किए गए सजात तरीन से उसमें कुछ पाबंदियाँ शामिल हैं, उसमें ज़ाहिर है कुछ साइट्स के हवाले से हैं, और सिर्फ हमने नहीं बल्कि दुनिया भर में भी ऐसे लागू किए गए हैं, कहीं पे सख्त हैं कहीं पे नरम है। लेकिन उसके बाद तरीन साहब मामला ये हुआ कि दुनिया की जो बड़ी बिजनेस कंपनीज़ हैं जो कि ऑनलाइन और ई-कॉमर्स के ज़रिए से काम कर रही हैं इंटरनेशनल सतह पर, वो पाकिस्तान में भी अपना रोल प्ले कर रही हैं, और वो थोड़ा सा खदशात का इजहार उन्होंने किया है। उन्होंने कहा कि जनाब अगर ये इस तरह के कवानीन लागू होते हैं तो ज़ाहिर है हमारा बिज़नेस डिस्टर्ब हो सकता है, और बिलखसूस NGOs जो यहाँ पर रोल प्ले कर रही हैं उनकी जानिब से भी ये खदशात मौजूद है क्योंकि उनका भी मामला ऑनलाइन होता है। तो आप क्या समझते हैं ये जो कवानीन मुरतब किए गए, जब कवानीन मुरतब करने वालों को और लागू करने वालों से बात होती है तो वो कहते हैं इससे मुल्क का फ़ायदा है ताकि हमारा मुल्क जो है वो किसी किस्म की क़यास आराइयों से फ्री होकर आगे बढ़ सके और कोई इंतशार न फैले, और दूसरी जानिब वो कहते हैं जनाब हमें नुकसान हो रहा है। देखिए मैं आपको अर्ज़ करूँ, आपने दो बातें की हैं। एक बात तो ये है कि जो आने वाले जदीद तरक्की होती है उस तरक्की को आप रोक नहीं सकते और उस पर बैन नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते कि ये हम इंटरनेट इस्तेमाल ना करें या हम ये ना करें। देखें जब चीज़ें आती हैं तो फिर कवानीन भी बनते हैं। देखें पाकिस्तान को हमने एक कानून के, एक आइन के मुताबिक चलाना है, ये नहीं है कि जिसका जो दिल चाहे वो करता रहे। समाजी राब्तों की जो वेबसाइट्स हैं आप उनमें देखा होगा कि उस लोग किस किस्म का मवाद जो है अपलोड करते हैं जिससे तफरकाबाजी फैलती है, इंतहा पसंदी फैलती है, इंतहा पसंदी फैलती है। तो मैं ये समझता हूँ इसके लिए कानून साजी होना तो ज़रूरी है ना। अब कानून इस तरह नहीं हो सकता कि शुतरे बेमहार की तरह छोड़ दिया जाए, जिसका जो दिल आए वो चलता रहे और करता रहे। देखिए हमारे कौमी सलामती के इदारे हैं वो चीज़ों को देख रहे हैं, हमारे मुल्क की अपनी कौमी सलामती भी मौजूद है, हमारी अपनी सलामती है। हमने ये देखना है कि क्या चीज़ मुल्क के मफाद में है, क्या चीज़ मुल्क के मफाद में नहीं। क्या दुनिया भर में कवानीन नहीं बने हुए, क्या दुनिया भर इस पर अमल नहीं कर रही? आप मुझे बताएं कि दुनिया के बहुत सारे जो ममालिक हैं उनमें ऐसे हो सकता है जो कुछ हमारे मुल्क में लोग करते हैं, ठीक है। तो मैं ये वहाँ पे बड़ी सख्त कवानीन नाफिज हैं। मैं ये समझता हूँ कि सोशल मीडिया के हवाले से जो कवानीन हैं इन पर अमल दरामद बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस अमल दरामद में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको अपने मुखालफिन का वो गला दबाते रहें या कारोबारी तौर पर कोई कंपनियों को नुकसान होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको भी देखना चाहिए, इसको सेटल करना चाहिए, लेकिन कवानीन होने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कोई कवानीन ना हो, और अगर कवानीन बनाए जाए तो ये कहा जाए जी कि आप कवानीन पे अमल दरामद ना कराएं, हमारी आज़ादी या हमारी माली मामला। सबसे पहले मुल्क है। देखें मैं आपको बताऊं, मैं अगर आज यहाँ बैठा हूँ बतौर सज्जाद तरीन या आप एतजाज़ नकी बैठे हैं तो इस मुल्क की वजह से बैठे हैं। बिल्कुल, सबसे पहले हमारा मुल्क है, फिर हम हैं, सबसे और कोई बात नहीं हो सकती। मुल्क की सलामती के हवाले से कोई ऐसा मामला नहीं हो सकता, कोई और हवाले से नहीं हो सकता। सबसे पहले हमने अपने मुल्क का मफाद देखना है कि हमारे मुल्क के जो हक में चीज़ है वो होगी। इस तरह नहीं हो सकता कि सबको छोड़ दिया जाए जी, जो मादर पिदर आज़ाद वाली बात हो जाए, ऐसा नहीं चल सकता। कवानीन बनेंगे, दुनिया भर में कवानीन बनते हैं, कवानीन में तब्दीलियाँ होती रहती हैं, उनमें बेहतरी से बेहतरी लाई जा सकती है। जब आइन बना तो खुद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उसमें कई तरमीम की, फिर उसके बाद कई तरमीम हुई। तो इसी तरह कानून बनते रहते हैं, कानून में तब्दीलियाँ आती रहती हैं, उनमें जिद्दत आती रहती है। लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि कानून ना हो और इन लोगों को ऐसे छोड़ दिया जाए। ऐसे मामला फाउंडेशन होना ज़रूरी है, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसी सतह पर जाहिर है ये जो इस वक्त जंग का क्राइटेरिया उसमें बगैर हथियारों के ये नेट ही एक बड़ा टूल है। लोगों के दरमियान इंतशार पैदा करें, रियासत के ख़िलाफ़ इंतशार पैदा करने की कोशिश की जाती है, फिर सोशल मीडिया पर उस प्रोपेगेंडे के तहत कुछ तंजीमें बन जाती हैं और फिर वो फिज़िकली नुकसान पहुँचाती हैं। तो यकीनी तौर पर वहीं से ही अगर उसको रोक दिया जाए और टैप कर दिया जाए तो शायद मामलात बेहतर हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ
सजाद तरीन साहब, जो खदशा है, एक तो हमने जिक्र किया ना कि मुख्तलिफ इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं जो कि कारोबार कर रही हैं, मेरे ख्याल में उनको ज़्यादा होना नहीं चाहिए खतरा, NGOs के हवाले से भी मामला हैं, लेकिन हमारी जो सियासी जमातें हैं जो विद इन कंट्री इस वक्त मुख्तलिफ सतह पर एक दूसरे पर तनकीद के निश्तर बरसाते हैं और फिर एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है वो सामने आता है, वो कभी कभार बहुत वोलेटाइल भी हो जाता है। तो उनका भी ज़ाहिर है ये खदशात मौजूद हैं कि ये ना हो कि इस तरह के कवानीन लागू हो जाएं कि फिर उनकी जो आज़ादी इजहार है उस पर पाबंदी आए। आज़ादी इजहार पे किसी पे कोई पाबंदी नहीं लग रही, लेकिन मुल्की सलामती और मुल्क के मफाद को तो सामने रखना है ना, उसी के तहत ये कानून बन रहे हैं। जो मुल्की मफादात के तहत काम नहीं करेंगे लोग, जो मुल्की मफादात के लिए नुकसानदेह चीज़ें होंगी उनको बैन करना पड़ेगा, उनके खिलाफ एक्शन होगा, बस इतनी सी बात है और कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। चले ठीक है, ये मतलब आप समझते हैं कि इसको होना चाहिए, इम्पोज करना चाहिए। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सजाद तरीन साहब, एक आपने खुद ही ये स्टोरी जो है वो सामने लाए थे नेशनल हाईवे अथॉरिटी की, उसमें हमने एक वीडियो भी दिखाई, हमने अपने प्रोग्राम के अंदर वो डॉक्यूमेंट्स बतौर सबूत चलाते भी रहे हैं, अभी भी हमारे पास मौजूद हैं, उस पर हमें कॉल्स भी आई और हमें कोशिश भी की गई कि ये बात ना की जाए, लेकिन उसके बाद जिस शख्सियत को मुअत्तल किया गया था और जिसके ख़िलाफ़ रिश्वतखोरी का ये केस था, उसकी दोबारा बहाली की खबर भी सामने आई है। तो थोड़ा सा इस पे मैं चाहूँगा कि एक बात कर लें कि ये मामलात, अगर मैंने कोई करप्शन या आपने कोई करप्शन की स्टोरी आप सामने लाए हैं और उस पर हुकूमतें, हमने हमेशा देखा पूरी दुनिया में अगर कोई ऐसी बात है मीडिया भी सामने लाता है तो उस पर एक्शन किया जाता है, ना कि रिएक्शन ही हो जाया जाता है। तो ये इस वक्त क्या हो रहा है? मैं आपको अर्ज़ करूँ, आज हमारे पास टाइम कम है, हम अगले हफ्ते में ये इस पूरी स्टोरी को आवाम के सामने पेश करेंगे। वज़ीराबाद में नेशनल हाईवे का एक दफ्तर था, वहाँ पर एक इंस्पेक्टर इस्माइल साहब से जो रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों उनकी वीडियो आई, हमारे प्रोग्राम में आई, हमने वो प्रोग्राम में की और मुराद सईद साहब को हमने बुलाया, तो वो शर्मिंदगी की वजह से मुराद सईद साहब नहीं आए और ना ही उन्होंने आके अपना मौक़िफ़ पेश किया। शर्मिंदा हो गए थे, अपोजिशन को कहते थे करप्शन। वो आदमी जो है, वो जो इंस्पेक्टर था इस्माइल, उसको बहाल कर दिया गया है और उसकी बहाली के डॉक्यूमेंट्स भी हमारे पास हैं। हम अगले हफ्ते में इस पर पूरा प्रोग्राम करेंगे। न सिर्फ उसको बहाल कर दिया गया है बल्कि उसको डिप्टी डायरेक्टर लाहौर लगा दिया गया है। उसमें GM लाहौर का क्या रोल है और उसमें मेंबर जो हैं, मेंबर लाहौर नेशनल हाईवे और मंसूर सरोही साहब, उनका क्या रोल है, वो किस तरह बहाल हुआ, उसकी इंक्वायरी को किस तरह दबाया गया और उसमें क्या क्या 2 नंबरियाँ की गई और उस इंस्पेक्टर ने जिसको जो रिश्वत लेते हुए सरेआम पकड़ा गया था, उसने क्या धमकी दी कि मैं किन किन अफसरान के नाम बता दूंगा। ये इंशाल्लाह आइंदा हफ्ते में हम सारी चीज़ बताएंगे ताकि, और फिर मुराद सईद साहब को भी हम दावत देंगे अपने प्रोग्राम में। हमने उनको ईमेल भी किया हुआ है, हम उनको बाकी चीज़ भी भेजेंगे, उनके बाकी भी स्टाफ से बात करेंगे कि वो आएँ और ये बताएं कि वो वैसे तो फर्जंदा जरदारी और सी बहुत सी बातें करते हैं, उनके अपने डिपार्टमेंट में नेशनल हाईवे में करप्शन खुलेआम रक्स कर रही है। ये आइंदा हफ्ते हम प्रोग्राम में बताएंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स भी बताएंगे कि ये किस तरह रक्स कर रही है करप्शन खुलेआम, लोग लूट मार कर रहे हैं, मुअत्तल करके फिर बहाल हो रहे हैं और मुराद सईद साहब कौन सी रियासत मदीना बनाने जा रहे हैं, आवाम के साथ ये क्या धोखेबाजी कर रहे हैं। अगर अपनी मवासलात की वजारत से करप्शन ख़त्म नहीं कर सकते तो फिर खुदारा बाकियों को करप्ट कहने का आपको क्या हक है? आपको कोई हक भी नहीं है। इसी पे ही आज प्रोग्राम का वक्त जो है ख़त्म पजीर हुआ है। एतजाज़ नकी और सजाद तरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।